हेलो दोस्तों, आरो यारो के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रोग्राम का लाभ लेते हुए अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो भारतीय भूगोल की पिछली वीडियो में हम लोगों ने शिवालिक हिमालय को भी कवर कर लिया था और इस तरीके से अपना पूरा जो हिमालय का पूरा क्षेत्र था उसको कवर कर लिया है, चाहे वो ट्रांस हिमालय हो, बृहद हिमालय हो, लघु हिमालय हो या फिर शिवालिक हो। ठीक है। उसके बाद अब इस भारत के भूआकृतिक प्रदेश के अंतर्गत जो अगली आकृति है वो है उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, तो आज हम लोग इसी का अध्ययन करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है आप लगातार वीडियोस को देख रहे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर रहे होंगे। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, लगातार मेरे साथ मेहनत करते चलिए, आपका परिणाम आपके पक्ष में होगा। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि है सारणीबद्ध जीएस और सामान्य हिंदी की किताब को लेकर, जो कि मेरे द्वारा लिखी गई हैं। तो ये एक कॉम्बो आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। जो पूरे नोट्स नहीं लेना चाहते हैं तो उनके लिए एक ऐसी चीज़ की हम लोगों ने यहाँ पर उपलब्धता की है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, जो ये सारणीबद्ध जीएस है इसमें क्या है कि जीएस के सभी विषयों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सारणीबद्ध यानी कि टेबुलर फॉर्मेट में दिया गया है। ठीक है। और हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उनमें सबसे नया जो एग्जाम था वो था यूपीपीसीएस 2023 का, जिसमें कि इस इकलौती किताब से 42 प्रश्न मिले हैं। ठीक है। और कोई बहुत ये भारी भरकम किताब नहीं है, सिर्फ 300 पेजों की किताब है और इस 300 पेजों की किताब से 42 प्रश्न जीएस के सीधे सीधे मिले हैं। और जो आपकी आरओ में हिंदी का पेपर होता है जिसमें कि 6 टॉपिक होते हैं: विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विशेषण एवं विशेष, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, पर्यायवाची और तत्व तत्सम। तो ये 6 टॉपिक इस हिंदी की किताब में है, जिसमें कि 2021 का जो आरओ हुआ था उसमें यहाँ से 48 क्वेश्चन सीधे पूछे गए थे। ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए इन दोनों किताबों से आपको 90 प्लस क्वेश्चन बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है। तो इन किताब को आप ऑर्डर करिए और ऑर्डर करने के लिए एक नंबर तो दे ही दिया है, 8630246905। आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। फीस है सिर्फ 399 रुपये। ठीक है। इस 399 में आपको दोनों किताबें आपके घर पर पहुंचाई जाएंगी। ठीक है। और 399 के अतिरिक्त आपको कोई भी कोरियर या फिर डिलीवरी चार्ज नहीं देना है। बाद बाकी 5 से 6 दिनों में किताब आपके घर पे भी पहुंच जाएगी। तो ये वाला कॉम्बिनेशन आप जरूर पढ़ें और 90 प्लस प्रश्न अगर आप इन किताबों से ले आते हैं तो फिर आपको मेरिट क्रॉस करने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, अगर लगातार आप मेरे साथ वीडियोस के माध्यम से जुड़े रहेंगे और करंट अफेयर्स पर एक अच्छी पकड़ बनाए रहेंगे। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान की। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत विभिन्न भू आकृतिक प्रदेशों में बटा हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने जो ये उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश था जिसके अंतर्गत पूरा हिमालय था, तो उसकी चारों श्रेणियों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था, बहुत ही डिटेल में किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उन्हें देखिए, फिर यहाँ पर आइए, ताकि आप क्रम से चल के अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ही मजबूत बिल्ड कर सकें। तो अब जो आपको जो ये ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, ये जो यही है आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान और इसी का अध्ययन हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। और ये बहुत छोटा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन भी थोड़े कम बनते हैं। एक ही वीडियो में ये पूरा जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है वो कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले अवस्थिति देखिए इसकी, जो हिमालय है उसके दक्षिण में ये पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। ठीक है। ग्रीन वाला पार्ट आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देखिए। फिर हम लोग बात करते हैं कि आखिर इतने बड़े विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ। तो आप सभी जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र में नदियां बहती हैं और उन्हीं नदियों के या फिर उन्हीं नदियों से लाए गए अवसाद के निक्षेपीकरण से इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। नदियां अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, ठीक है, बहाकर लाती हैं और उसी
मिट्टी को यहाँ पर बिछा दिया गया है और उसी मिट्टी से इस उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अपसादों के निक्षेपण से हुआ है। अपसाद, निक्षेपण, अपक्षय, अपर्दन, अभिसरण, ये सारे भौगोलिक टर्मिनोलॉजी हैं और पिछली वीडियो में मैंने इनके अर्थ भी बताए हैं, तो बार बार अब मैं अर्थ नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब आपको समझ जाना चाहिए अगर आप स्टार्टिंग से जुड़े हैं कि इस निक्षेपण का मतलब क्या होता है या फिर अपसाद का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जो ये नदियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, ये अब यहाँ की तरफ बहती हैं। आप सभी को पता होगा ये हिमालय से निकलकर इधर की तरफ आती हैं, यानी कि थोड़ा सा दक्षिण की तरफ आती हैं। तो क्या होता है कि ये अपने साथ जो अवसाद बहाकर लाती हैं, तो इन समतल क्षेत्रों में ये अवसाद बिछ जाता है और इसी से इस उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। अब इस मैदान का निर्माण देखो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से और इनकी सहायक नदियों से हुआ है, इसीलिए इसे गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। ठीक है, सिंधु की इसमें थोड़ी सी जो क्या बोलते हैं वो उपलब्धता है जो सिंधु की इस मैदान को बनाने में वो थोड़ी सी कम है। ठीक है, क्योंकि सिंधु नदी कुछ यहाँ से बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए अरब सागर में गिर जाती है, लेकिन मुख्यतः जो इसका निर्माण है उत्तर भारत के विशाल मैदान का वो गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के द्वारा किया गया। ब्रह्मपुत्र यहाँ से आके कुछ इस तरीके से आती है। ठीक है, यहाँ पर तो इसीलिए इसे गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। ठीक है, और इस मैदान के अगर हम विस्तार की बात करें तो ये हिमालय के दक्षिण में और पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है और कहाँ से, सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक, यहाँ पर सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक ये मैदान फैला हुआ है। बाद बाकी अगर हम इसके उच्चावच यानी कि जो भू आकृति पे ऊपर नीचे की जो आकृति है उसे उच्चावच कहते हैं। ठीक है, और जो भौतिक लक्षण हैं यहाँ के उसके आधार पर इस मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट सबसे पहले यही हो जाता है, आपने निर्माण को देख लिया, इसकी अवस्थिति को देख लिया। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी सीधा यही पूछ लेता है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 4। अब वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो वो है भावर, तराई। ठीक है, एक भावर हो गया, फिर उसके बाद तराई हो गया, फिर बांगर हो गया, ठीक, और फिर खादर हो गया। तो इस तरीके से ये 4 भागों में उत्तर भारत का विशाल मैदान विभाजित है, भावर, तराई, बांगर और फिर खादर। अब हम लोग एक एक करके इनका अध्ययन कर लें और फिर इसको समाप्त कर देते हैं। तो भावर की बात करें तो ये शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आपको भी पता होगा जब हम लोग शिवालिक पढ़ रहे थे तो उसके जस्ट नीचे से उत्तर भारत के मैदान की शुरुआत होती है और सबसे पहला जो उत्तर भारत के मैदान के अंतर्गत क्षेत्र आता है वो है भावर, और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? शिवालिक के गिरिपाद। गिरि मतलब पर्वत और पाद मतलब पैर, तो शिवालिक के बिल्कुल नीचे जो क्षेत्र है उसे भावर कहते हैं। अच्छा, इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 8 से 15 किलोमीटर चौड़ा है। 8 से 15 किलोमीटर का मतलब कहीं पर इसकी चौड़ाई 8 किलोमीटर है, कहीं पर ये 15 किलोमीटर का हो गया है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो कहीं पर 8 तो कहीं पर 15, तो औसतन अगर हम देखें तो 8 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई इस भावर प्रदेश की है, जो कि उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखो इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में कंकड़ पत्थर होने के कारण यहाँ नदियाँ भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं। देखो क्या है कि हिमालय से नदियाँ बहुत ही तेजी से बहती हैं तो अपने साथ बड़े कंकड़ पत्थर लेकर आती हैं। ठीक है, जब पानी बहुत तेजी से बहेगा तो अगर उसके क्षेत्र में या उसके बहाव क्षेत्र में अगर कोई बड़ा कंकड़ पत्थर भी आ जाएगा तो वो उसे भी ले आएंगी, और उसी कंकड़ पत्थर को नदियों ने भावर क्षेत्र में फैला दिया है, यानी कि उनका निक्षेपण कर दिया है। तो इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं और
जब बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं तो इसमें जब जल जाएगा अंदर तो अगर बहुत ज़्यादा जल हुआ तभी ऊपर दिखाई देगा, नहीं तो यहाँ पर नदियाँ ज़्यादातर अदृश्य होती हैं। यानी अदृश्य का मतलब है कि इन कंकड़ पत्थर के नीचे से वो बहती रहती हैं, ऊपर उनका जल नहीं दिखता है। अब देखो एक चीज़ और है कि जब भाई कंकड़ पत्थर पाए जाएंगे तो फिर क्या होगा, कृषि तो होगी नहीं वहाँ। तो आपको ध्यान रखना है कि इसी भावर क्षेत्र में कंकड़ पत्थर की अधिकता के चलते ये क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। और भावर क्षेत्र है ये देखो यहाँ पर हिमालय है, फिर उसके बाद ये जो क्षेत्र है ये है भावर। ठीक है, थोड़ा सा आप इमेज में भी देख लीजिए। तो ये हो गया भावर क्षेत्र। उसके बाद जो दूसरी स्थलाकृति जो उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत है वो है तराई क्षेत्र। ठीक है, तो तराई क्षेत्र है वो देख रहे हैं आप, इसके भावर के दक्षिण में फैला हुआ है। तो तराई क्षेत्र भावर के दक्षिण में फैला हुआ है। बाद बाकी आप भावर, तराई, बांगर और खादर का क्रम भी याद रखिए। अगर इसको भी क्रम से लगाने के लिए दे देता है तो आप बहुत आसानी से लगा लें। तो सबसे पहले भावर उत्तर में, फिर उसके दक्षिण में तराई, फिर उसके दक्षिण में बांगर और फिर खादर। तो हम लोग बात कर रहे थे तराई प्रदेश की, जो कि भावर के दक्षिण में फैला हुआ है। और इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो ये 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि नदियाँ तितर बितर होकर दलदली क्षेत्रों का निर्माण करती हैं। देखो यहाँ पर भूमि कुछ ज़्यादा ही समतल है, तो इसलिए जो नदियाँ हैं वो एक सीधे मार्ग में ना बहकर ऐसे ऐसे तितर बितर हो जाती हैं। ठीक है, और जब ये इस क्षेत्र में कुछ इस तरीके से तितर बितर होंगी तो पूरी जो भूमि होगी वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी दलदली। तो नदियों यहाँ पर तितर बितर होकर इन्हीं दलदली क्षेत्रों का निर्माण करती हैं। और यहाँ पर क्या है कि नदियों का जल धरातल पर बहता हुआ दिखाई देता है। जहाँ पर हम लोग भावर प्रदेश में देख रहे थे कि बड़े कंकड़ पत्थर होने के चलते नदियाँ उनके नीचे अदृश्य हो गई थी, लेकिन वही नदियाँ इस तराई के क्षेत्र में बिल्कुल धरातल पर बहते हुए दिखाई देती हैं। बाद बाकी मैंने अभी कहा कि नदियाँ तितर बितर होकर इस यहाँ पर दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। तो क्या है कि इस क्षेत्र की भूमि सदैव नम रहती है, और जो नम भूमि होती है वो आपको पता ही है कि कृषि के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, अब कौन कौन सी फसलें इस तराई क्षेत्र में की जाती है वो भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो गन्ना, चावल और गेहूं के लिए ये जो तराई वाला क्षेत्र है ये सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन कौन सी फसल भी पूछी गई है, इसीलिए मैं आपको बता दूं, गन्ना, चावल और गेहूं। ठीक है, बाद बाकी जो नदियां हैं वो धरातल पर बहते हुए दिखाई देती हैं, ये भी फैक्ट कहीं ना कहीं बन चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नदी भावर क्षेत्र में अदृश्य हो गई थी कंकड़ पत्थर होने के चलते, वो तराई क्षेत्र में धरातल पर बहती हुई दिखाई देती है। बाद बाकी ये क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त है क्योंकि यहाँ की भूमि सदैव नम रहती है और यहाँ पर गन्ना, चावल और गेहूं जैसी फसलें बहुतायत मात्रा में उगाई जाती हैं। अच्छा, जब हम लोग शिवालिक का अध्ययन कर रहे थे तो उसमें थोड़ा सा तराई क्षेत्र का जिक्र आया था। तो वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि तराई क्षेत्र के अंतर्गत उत्तराखंड वाले क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। कहाँ वाले क्षेत्र में? उत्तराखंड वाले क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं जैसा कि बता दिया था कि जो जिनसे कि जल स्वतः ही निकलने लगता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वो यही तराई वाला क्षेत्र है और ये उत्तराखंड वाले क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड का विशेष ध्यान रखना आप। तो ये बात हो गई तराई क्षेत्र की। अब जो तीसरा प्रदेश है यहाँ पर, यानी कि उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत, वो है बांगर। ठीक है, तो बांगर प्रदेश उत्तर भारत के मैदान का ऊंचा भाग है। ये जो बांगर है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊंचा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सामान्य रूप से नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता, यानी कि जब बारिश के मौसम में नदियाँ उफनाती हैं फिर भी यहाँ पर जो बाढ़ का जल होता है, जो नदियों का अधिक मात्रा में जब जल हो जाता है तो वो इधर उधर जब पहुँचता है तो उसे बाढ़ का जल कहते हैं। तो वो यहाँ पर नहीं चढ़ पाता है क्योंकि ये उत्तर भारत के मैदान का कुछ ऊंचा प्रदेश है। ठीक है, और यही कारण है कि यहाँ पर पुरानी कॉप मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ की मिट्टी नहीं हो पाती। अगर बाढ़ का जल चढ़ जाता
तो नदियाँ जो अपने साथ मिट्टी लेकर आती हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी, वो यहाँ पर बिछा देती। लेकिन अब क्या है कि ये थोड़ा ऊंचा है, इसीलिए यहाँ पर नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है, तो यहाँ पर पुरानी कॉप मिट्टी ही पाई जाती है। बाद बाकी यहाँ पर हम देखें तो बांगर प्रदेश में अपक्षय यानी कि उस धरातल की जो ऊपरी मृदा होती है उसमें टूट फूट को ही अपक्षय कहते हैं। तो बांगर प्रदेश में अपक्षय के कारण भूमि के ऊपर की जो मुलायम मिट्टी है वो भी नष्ट हो गई है और वहाँ अब कंकरीली भूमि मिलती है। ठीक है, तो ये जो सारी कंडीशन है ये इशारा करती है कि यह जो प्रदेश होगा वो भी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होगा। एक तो पुरानी काप मिट्टी, ठीक है, जो कि अनुपजाऊ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अपक्षय के कारण इसकी जो भूमि की जो ऊपरी मुलायम मिट्टी है वो भी नष्ट हो गई है। ठीक है, और भूमि कैसी है, कंकरीली भूमि है। ठीक है, तो यहाँ पर कृषि के लिए जो स्थिति है वो उपयुक्त नहीं है। ठीक है, और एक चीज और आपको याद रखना है कि अपक्षय के कारण भूमि की जो मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है और वहां पर जो अब कंकरीली भूमि मिलती है बांगर प्रदेश में, तो ऐसी भूमि को क्या कहा जाता है, भूड़ कहा जाता है। और यह क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसे बनेगा कि बांगर प्रदेश में जो कंकरीली भूमि मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं भूड़। बाद बाकी ये जो बांगर प्रदेश है ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, और क्यों नहीं है ये भी मैंने आपको पूरा बता दिया। ठीक है, तो अब पहुंचते हैं इसके अगले प्रदेश में जो कि है खादर। ठीक है, तो खादर की हम बात करें तो इस प्रदेश में क्या है कि नदियों का जल बाढ़ के माध्यम से प्रतिवर्ष पहुंचता रहता है। जहां हम लोग बांगर को पढ़ रहे थे वहां पर क्या था कि नदियों का जल नहीं पहुंच रहा था, लेकिन इस खादर वाले प्रदेश में नदियों का जल बाढ़ के माध्यम से या फिर बाढ़ के मौसम में यानी कि ज़्यादा बारिश के मौसम में प्रतिवर्ष पहुंचता रहता है, जिससे यहाँ पर जो नदियाँ अपने साथ नवीन जलोढ़ मिट्टी लेकर आती हैं वो यहाँ पर बिछा दी गई है। और ये जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है ये खादर को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना देती है। ठीक है, यानी कि यहाँ की जो उपजाऊ शक्ति है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। और आपको ध्यान रखना है कि जो ये खादर वाली भूमि है इसमें चीका की अधिकता होती है। चीका एक प्रकार की चिकनी मिट्टी होती है, आप लोगों ने जरूर कभी ना कभी देखी होगी, बहुत ही फिसलनी टाइप की मिट्टी होती है जिसे चीका मिट्टी कहते हैं। तो उसी मिट्टी की इस खादर वाले प्रदेश में अधिकता होती है। और चीका मिट्टी की एक विशेषता होती है कि ये बहुत ज़्यादा नमी को धारण कर सकती है। तो जो मृदा बहुत ज़्यादा नमी को धारण कर सकती है वो अपने आप उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, तो इसी खादर वाली भूमि में इस चीका मिट्टी की अधिकता होती है जो कि इसको बहुत ज़्यादा नमी धारण करने के योग्य बनाती है या फिर क्षमता प्रदान करती है। तो इस कारण से ये जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। और इसी उपजाऊ भूमि में चावल, जूट, गेहूं, गन्ना, दलहन और तिलहन जैसी फसलों की खेती की जाती है। कौन कौन सी, चावल, जूट, गेहूं, गन्ना, दलहन और तिलहन की खेती इस खादर वाले प्रदेश में की जाती है। और इसकी मिट्टी उपजाऊ है ये तो बता दिया, बाद बाकी इसके पीछे क्या कारण है वो भी बता दिया। तो इस तरीके से आपका जो उत्तर भारत का विशाल मैदान था वो खत्म हो गया है। ठीक है, और बहुत छोटा टॉपिक था, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको अगर हम देखें तो बहुत आसानी से यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पर कि हम लोग प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत जितनी भी स्थलाकृतियाँ आती हैं उनका अध्ययन हम लोग एक एक करके करने वाले हैं। तो ठीक है, साथ बने रहिए और देखते रहिए लगातार वीडियोज़ को। तब तक के लिए धन्यवाद।